उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे इनके हैं बाप दादा कांग्रेस के। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? तो नाम तुम उस टाइम पे नहीं मालूम है बाकी। आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? नरेंद्र तो मोदी जो के बारे राष्ट्र में हित क्या की बात सोचते हो? करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा मैं नहीं मानता हूँ ना। तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर अभी तो, मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है अभी तो। सावरकर जी को क्यों नहीं मानते हो? ये अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी आजादी। इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हाँ, हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त है हम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ोगे? पढ़ लोगे? गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? मैं समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे जो असहमत हो नफरत उसको फैला दे गोली- उसको गोली मार दो। गांधी नफरत फैला रहे थे? हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने। मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण क्यों है नहीं उसका मान पा महात्मा रहे? गांधी। अब विचारधारा महात्मा हम लोगों गांधी ने में कहा बदली कि है। मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में। गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? नहीं, अब कोई आज थोड़ी चिटपुटिया चला चल रहा रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई उसमें। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना? आपने हिंसा का विरोध किया ना? तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली आखिर कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ गांधी और हैं ना। कसाब एक जैसे हैं? पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आगे देश वालों को मारा। बड़ा पढ़ो यार, जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? आप हाँ क्या भटक रहे थे, 2 लड़कियों को लेके? क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? हाँ नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये लल्लू टॉक की चुनाव यात्रा है। हम इस वक्त इंदौर में हैं। इंदौर की यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या के नाम पे है यूनिवर्सिटी, और उसकी ये कैंटीन है जहाँ आपके नमकीन, छाछ, लस्सी मिल रही है। नीचे 2 मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। दूध की मात्रा गलत लिखी हुई है गुरु, दूध लिखा हुआ है। हाँ हाँ, और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। आप सब लोग यहीं पढ़ते हैं? हैं? जी सर। क्या पढ़ाई करते हो? सर मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। इस फील्ड से जुड़े होने के नाते, और सबसे पहले एक बड़ी बात यह है कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अभी मैं पहली बार वोट डालने जा रहा हूँ। तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं एक ही पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट देख रहा हूँ। कुछ दिनों के लिए गवर्नमेंट बदली थी, तो मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ा चेंज आए। और एक चीज़ जो मुझे गलत लगती है जो दोनों पार्टियाँ करती है, वो है खास करके इस बार, वो है मुफ्त की रेवड़ियाँ वो जो दे रही हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट है भाजपा की, वो लाडली बहना योजना दे रही है। भाई कांग्रेस जो है वो नारी सम्मान योजना दे रही है अगर जीतती है तो ये चीज़ गलत है। मुफ्त की रेवड़ियाँ जो दे रहे हैं, क्योंकि कर्ज लेना पड़ रहा है पार्टियों को, और फिर वो ले दे के जनता के ऊपर ही आएगा। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस जोशी है। मैं बीकॉम का छात्र हूँ, IIPS कॉलेज DAVV से ही हूँ। सर मेरा मेन मुद्दे वोटिंग के इस बार रहेंगे महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार। पटवारी भर्ती घोटाला देखा, पूरे देश ने देखा है। दूसरी चीज़ महंगाई, जब पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $130 पर बैरल थी, तब पेट्रोल काफ़ी सस्ता मिल रहा था। और आज जब जयशंकर जी दावा कर रहे हैं कि हम रशिया से $60 करीब $60 पर बैरल में पेट्रोल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और पेट्रोल की कीमत आज के समय में इंदौर में करीब $110 है। और उसके अलावा आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ज़्यादातर जो कॉलेजेस का निर्माण हुआ है वो पिछली गवर्नमेंट के टाइम ही हुआ है, और नए कॉलेजेस, एक न्यू लॉ कॉलेज है GACC में, उसका हुआ है। बाकी ज़्यादातर कॉलेजेस है वो पिछले 20 साल में नहीं बने हैं, ज़्यादातर पुराने कॉलेजेस है। ये मेरा मेन मुद्दे रहेंगे। मैं फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम वोटर हूँ। एक बार लोकल इलेक्शंस में वोट डाला था, सेकंड टाइम, अब विधानसभा के लिए फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। यार तो टी शर्ट बहुत सही लग रही है। जी सर। वी द पीपल ऑफ इंडिया, प्रेमबल है सर। प्रेम्बल, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत सही। कहाँ से ली गुरु? सर ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी, फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। मैं MA पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, क्या नाम है? सर सौरभ गोरे। सौरभ, अरे वाह। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में?
सर इस बार मुझे लग रहा है कि बहुत बदलाव आने की संभावना लग रही है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी रूल में है, तो कहीं ना कहीं लोग अब उससे उब चुके हैं। और थोड़ा जैसे एज ए स्टूडेंट बहुत सारी जो एग्ज़ाम्स हैं घोटालों में उलझी हुई हैं। MPPSC में 2019 का स्टूडेंट हूँ, मैंने प्री दे दिया है, मेंस दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, और 19 सुन के हम देख सकते हैं कि 23 चल रहा है सर। तो कहीं ना कहीं अभी तक 5 साल में एक भी SDM एक भी DSP की भर्ती नहीं हुई है। PSC के एग्ज़ाम में लेट लतीफ़ी, पटवारी की भर्ती में गड़बड़ी, ये एक बड़ी चीज़ है। और जैसा इन्होंने कहा जी सर, कि नहीं, इन्होंने कहा कि नए कॉलेजेस नहीं बने हैं, रोज़गार एक बड़ा मुद्दा। जी, क्या नाम है आपका? अनुश्री करंकार। अनुश्री, यस सर। तुम भी फर्स्ट टाइम वोटर हो तुम सब लोग? यस सर। अच्छा, क्या इशू है तुम्हें? मुद्दा नंबर 1 वुमेन सेफ्टी। जिस तरीके से देखा जाता है MP में सबसे ज़्यादा वुमेन सेफ्टी है, और सेकंड ये है कि एमपी में सबसे ज़्यादा वुमेन सेफ्टी है? नहीं, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाला मुद्दा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी बीच में एक आया था, बड़ा फेमस था कि किसी BJP के विधायक ने किसी SC या ST के व्यक्ति पर पेशाब कर दिया था, और ऐसे केस एक नहीं बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक ये वाला मुद्दा एक होना चाहिए। और एक मेरा ये सजेशन है कि जो ये लाडली बहना योजना चलाई जाती है, तो मुफ्त में पैसे देने की जगह अगर हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में उनको काम दे दें, तो वो पैसा भीख का नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि उनके जो मेहनत है उसका पैसा है। हेलो सर, मेरा नाम आकांक्षा मेहता है। सर मेरा कोई स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है, बट जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें दूसरी पार्टी को भी देना चाहिए मौका एक बार। हर बार सब बीजेपी करते हैं सर, एक बार कांग्रेस से भी करवा के तो देखिए, अगर बिगड़ा तो फिर ऐसे भी लोग गालियाँ तो देते ही हैं, बट एक बार अगर उन्हें मौका दे के देखिए तो आपके पास मुद्दा होगा कहने के लिए कि इन्होंने ये गलत किया है, वहाँ किया है, पर मौका ही नहीं मिलता है सर। अगर बन गई कांग्रेस की सरकार फिर नेता खरीद लिए जाते हैं, खुद ही इधर हो जाते हैं। तो मेरा मेन यही मुद्दा है सर, और ऐसा कुछ स्पेसिफिक मुझे नॉलेज नहीं है पूरी कि मैं बोलूँ उस बारे में। कैसे डिसाइड करोगी वोट किसको दोगी? क्या फैक्टर होंगे? सर मेरे यहाँ पे एक्चुअली चिंटू चौक से खड़े हो रहे हैं, और उनसे ऐसा फैमिली वाला रिलेशन है, मेरे पापा के दोस्त हैं, और वो हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जी, और हमारे एरिया में उन्होंने काम किया है सर, लाइक जो पानी की समस्या है हमारे इधर, तो उसे उन्होंने किया है, टैंकर भिजवाते हैं, जो भी काम है, और फैमिली रिलेशन है, तो लाइक एक कॉल कर दिया उनको और काम हो जाता है, तो इसीलिए मैं उन्हें वोट दूंगी इस वजह से। सर मेरा नाम वारुणी है, और मेरा ऐसा कोई नाम है वारुणी? वारुणी। मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस आना सरकार चाहिए, अच्छी सरकार आना चाहिए। और वो अच्छी सरकार तो आपके वोट से आएगी ना? वोट से आएगी, तो पर कैसे डिसाइड करते हो वोट किसे देना है? जिसने काम किया है हमारे, जैसे मेरे क्षेत्र में है, मैं राउत क्षेत्र से हूँ, तो हमारे वहाँ मधु वर्मा अंकल खड़े हुए हैं अभी, तो उन्हें मधु वर्मा भाजपा के प्रत्याशी हैं, राउत से जीतू पटवारी के खिलाफ। हाँ, वो उनके खिलाफ। सब लोग नेताओं के अलग अलग पार्टियों के दोस्त रिलेटिव हो, हाँ, परिचित हो। ये नहीं, उसने हाथ जोड़ लिया, मैं नहीं हूँ। नहीं, मधु वर्मा अंकल बहुत अच्छे से फैमिली बॉन्ड है हमारा भी, तो हम भी ऐसे एक कॉल करते हैं, हो जाता है काम। बट देन टू काम है, अच्छा कर रहे हैं। वो अंकल नहीं है, उनका हो जाता है? उनका भी हो जाता है। कॉलोनी में सबके काम हो जाते हैं, उनके घर जाके हम बोलते हैं। पिछली बार क्यों हार गए थे मधु वर्मा? पिछली बार शायद उनका काम राउ साइड में दिखा नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, उस साइड दिखा नहीं। और मेरा ऐसा मोटो नहीं है, एक युवा नेता भी आना चाहिए हमारे सामने, शिवराज मामा को हटा के एक यंग नेता को। कौन है वो यंग नेता? वो बस चाहिए, यंग चाहिए, यंग नाम तो बताओ, कौन चाहिए? कोई भी भाजपा से नाम, ऐसे नॉलेज ज़्यादा नहीं है मुझे, पर एक यंग नेता आना चाहिए अब सामने। भाजपा से है, पर यंग नेता सामने है। सर मेरा मेन इशू MPPSC जो एग्ज़ाम की भर्ती नहीं निकालती है, MPSI का भी बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। MPPSC जैसे ही चुनाव सर पे आए वैसे ही MPPSC का एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करा दिया, लेकिन उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है। और दूसरी तरफ जैसा कि आपका एक इंटरव्यू भी था, आपने जो पटवारी की एग्ज़ाम हुई थी, उन जिनका सिलेक्शन हुआ था उनका इंटरव्यू भी लिया था। हाँ, हमारे साथी विकास वर्मा ने कवर किया था। इससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा घोटाला होता है इस चीज़ को लेके। और सर मुझे लगता है कि लोगों को बदलाव की ज़रूरत है। जैसे संजय शुक्ला जो विधानसभा एक नंबर सीट से कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। वो लोगों में जनसंपर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, किसी की भी शादी होती है तो आगे से जाते हैं, सबका पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और सर उनको एक भी फ़ोन कर दीजिए, चाहे आपकी पहचान हो या नहीं हो, आपका कोई भी कार्य होता है वो जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूर्ण करते हैं। हाँ जी, नमस्ते, क्या नाम है आपका? देविका। क्या करती हो देविका? मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में, और मेरा ऐसा मानना है कि जो राष्ट्र हित में काम करे वो पार्टी आनी चाहिए, बिकॉज जो कौन काम करता है राष्ट्र हित में, कौन नहीं करता है? कौन नहीं करते, तो कांग्रेस देखा जाए तो बहुत अपोजिट चलती है,
तो मेरे हिसाब से तो कैसे, बीजेपी, जरा उदाहरण समझाइए। जैसे अभी JNU और BHU पे जो नारे लग रहे हैं उसको भी सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है कांग्रेस का। क्या नारे लग रहे हैं JNU पीछे? भारत तेरे टुकड़े होंगे करके, तो हम भारत को जोड़ने की कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और वो ऐसे दे रहे हैं, तो ये नारे कांग्रेस लगा रही है। सपोर्ट तो कर रही है ना। अच्छा, वही कांग्रेस थी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल के इधर उधर घूम बीजेपी रही है। हमेशा हिंदुत्व पर विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेके चलती है। सर ऐसा उनके बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं इनके बाप दादा, कांग्रेस के कांग्रेस के बाप दादा भारत तोड़ चले, कौन? नाम तो सर क्या मतलब, वो उनको भारत जोड़ने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उनके जो पहले के जो कार्यकर्ता थे और कुछ पदाधिकारी थे वो भारत। कौन? नाम क्या है आपका? राज उपाध्याय। बताओ कौन भारत तोड़ के गया? सर नाम तो उस टाइम पे नहीं मालूम है, बाकी अरे अभी तुम बड़े यकीन से कह रहे हो ना कि वो यकीन तोड़ से के चले गए। तोड़े इसलिए सर जोड़ने की जरूरत पड़ रही। राष्ट्र हित में बात नहीं करते थे, भारत के टुकड़े उनकी किसने किया? कांग्रेस ने सर। कौन? उनका कौन उनकी बाप उनकी दादा? पूरी पार्टी ऐसी है कैसी है? जैसी भारत एक हाँ। भारत पूरे तोड़ के चलेगा उनके पुराने जो भी नेता थे, तो इसलिए उनको अब भारत जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अरे कौन तोड़ के, पहले तो बोला थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए ना, किसने तोड़ा भारत? सर नाम तो मेरे को भी उनका नहीं मालूम है ना। बाकी क्या पढ़ाई करते हो तुम? BA सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? BA अरे सब्जेक्ट होगा ना BA में कोई। प्लेन BA प्लेन BA में कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। हिस्ट्री के आगे आओ तुम नौजवान, बहुत बढ़िया। आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ। क्या बोल रहे हो? महात्मा गांधी बोल रहे हो कान में? कान में महात्मा गांधी बोल रहे? सुना ही नहीं। मैंने सुना। आप दे रहा रिप्लाई। नहीं, उन पे तो जाएंगे, पर पहले आप। हाँ। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी और महात्मा गांधी भारत तोड़ के गए। पाकिस्तान लगा हुआ उनके वजह से। पाकिस्तान उनकी वजह से बना है। अच्छा, और आप राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? तो जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है, पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। हाँ। मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा, क्यों नहीं मानते हो? वो मेरी इच्छा। अरे मेरी इच्छा नहीं, समझाओगे ना? मेरी इच्छा है कि मैं नहीं मानता हूँ। अरे कोई वजह होती है ना कि इस वजह वजह कि से। उन्होंने भारत को पूरा तोड़ दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, वहाँ के लोगों को तोड़ दिया, लोगों के मन में गलत भावना लाई। क्या गलत भावना? कि भारत में कोई भी एकता के प्रतीक में नहीं चलता रहा उनके साथ। सर मैं अरे 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 आऊँगा ना मैं। पहले देखो ऐसा है, ये कोई टीवी डिबेट थोड़ी है। मेरा मकसद ये है कि कोई व्यक्ति यदि किसी ढंग से सोचता है तो मैं पहले समझूं तो कि वो ऐसा क्यों सोचता है। अच्छा, तो आपने भारत विभाजन के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा सर, अभी तो मतलब पढ़ा था पहले, अब याद नहीं है अभी तक। कैसे ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अलग अलग उनका प्रतिवेदन। कहना तो ये है कि अकेले महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। किसका यह कहना है? कांग्रेस का, एक ही परिवार ने दिलाई है। वो तो यही कहते हैं कि हम तो फिर वो जो बाकी राष्ट्र पुरुष है जिनको काले पानी की सजा हुई थी, उनको क्यों नहीं मानते? हाँ, सावरकर जी को क्यों नहीं मानते? हाँ। वो अकेले महात्मा गांधी ने करवा दी थी आज़ादी। इसलिए तुम महात्मा गांधी से गुस्सा हो? हाँ, हम वीर सावरकर जी के बहुत बड़े शिष्य हैं, मतलब उनका भक्त हैं हम। उनने काले पानी की सजा काटी थी, वो फिर भी आज उनका वो लोग विरोध करते हैं। हाँ। इसलिए तुम गांधी जी का विरोध करते हो? बहुत बढ़िया। क्या करोगे आगे चल के तुम? राष्ट्र हित में काम करेंगे सर। राष्ट्र हित में कैसे काम करोगे? जैसे सब मार्गदर्शन लेंगे, जो अपने से बड़े रहेंगे उनसे, उनके साथ काम करेंगे। सावरकर जी के बारे में आपको कैसे पता है? उन्हें काले पानी की सजा काटी थी। कैसे पता है? कुछ पढ़ा है? समरी मालूम है उनकी कि काले देश को आज़ाद कराने में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और फिर जब वो काले पानी से वापस आए थे, फिर उसके बाद? अभी तो इतना मालूम है को मैंने आपको बताया ना, उनको समरी मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने काले पानी की सजा काटी थी। यार आप लोग ना, एक सेकंड, आप लोग ना, चूंकि आपको राष्ट्र बनाना है, जो कांग्रेस के हैं उनको भी राष्ट्र बनाना है। बनाना कि नहीं बनाना है? जो और किसी पार्टी के होंगे उनको भी बनाना होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग दोस्त अध्ययन करो। अगर आप सावरकर को मानते हो तो सावरकर पर भी अध्ययन करो। 3 किताबें तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? एक वैभव पुरंदरे ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ो। विक्रम संपत ने बहुत डिटेल में 2 वॉल्यूम लिखे हैं, वो पढ़ लो। उदय माहुरकर ने किताब लिखी है सावरकर पर, वो पढ़ लो। खुद स्वतंत्र वीर सावरकर ने
भारत की आज़ादी के प्रथम संघर्ष पर किताब लिखी है, उसको पढ़ लो, उसके बाद राय कायम करो। गांधी को भी पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गांधी के या सावरकर के भक्त बन जाओ या कट्टर आलोचक बन जाओ, पर पहले जान तो लो, ठीक है? पढ़ोगे, पढ़ लोगे, फिर उसके बाद अपनी इच्छा को और मजबूत कर लेना, ठीक है? ठीक फिर है। उसको बगल से बोलना नहीं पड़ेगा कि महात्मा गांधी बोल दे। नहीं, महात्मा- क्या नाम है आपका? सर दीक्षांत पाटीदार, दीक्षांत। क्या करते हो दीक्षांत? BSW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और संगठन का काम भी देखते हो? हाँ, संगठन का काम भी देख रहा हूँ। संगठन से तात्पर्य क्या है वो तो बता दो। संगठन से तात्पर्य है कि ABVP में बीजेपी भी नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है, जो एक अच्छी विचारधारा राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित के लिए कार्य करते हैं, वो बच्चे काम करते हैं, वहाँ छात्र वो काम करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी जी। परिषद। वेरी गुड। तो क्या मानना है आपका, जैसे इन्होंने कहा कि भारत का विभाजन गांधी ने करवाया? बोला तो सही है, महात्मा गांधी जी पूरे उसके जिम्मेदार हैं देश के बंटवारे में, और महात्मा गांधी जी जिम्मेदार है हिंदू मुस्लिम और ये जो छोटी छोटी कास्टें जो उन्होंने बांट के गए थे, उसका जो परिणाम हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। गांधी कास्ट बांट के गए हाँ, थे। देश कैसे? भी उन्होंने बांटा है, पाकिस्तान को अलग कर दिया है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। हाँ। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, हाँ। तो वो बिगड़े किस वजह से? वो देखो ना, गांधी जी ने देश बांटा है। अच्छा। और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना का नहीं पता मुझे, बाकी गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? मैं समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे जो असहमत हो नफरत उसको फैला दे गोली- उसको गोली मार दो। गांधी नफरत फैला रहे थे। हाँ। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने, भारत को। देश तो भारत ब्रिटिशर्स को प्रस्ताव लेके आए, जो सारे पॉलिटिकल फैक्शंस थे वो बैठे। गांधी जी और ने डिवीजन का सरदार वल्लभ प्रस्ताव। भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहला तो नेहरू जी को उन्होंने बनाया। एक टॉपिक पे चलते हैं। पहले आपने कहा कि जिन्ना का कोई रोल नहीं है और दूसरी ताकतों का कोई रोल नहीं, गांधी का रोल है। आपने कहा गोडसे ने गोली मार के ठीक किया। एक निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को गोली मारना कैसे ठीक हो सकता है? ठीक तो है, अब देश बांट दिया उन्होंने। गांधी जी गोली नहीं चलाते थे, पर वो गोली से ज्यादा घाव कर दिया उन्होंने इस देश के अंदर। आज मुस्लिम, आपने कहा कि छोटी छोटी, हाँ, मुस्लिम अपने आप को, मुस्लिम हमको भाई नहीं मानता, हम मुस्लिम को कहीं ना कहीं भाई नहीं मान पा रहे, तो वो कारण क्यों है नहीं उसका मान पा महात्मा रहे? गांधी। अब विचारधारा महात्मा हम लोगों गांधी ने कहा बदली कि है। मत मानो। महात्मा गांधी ने पाकिस्तान जब से अलग करा तो इतने विवाद हुए इस देश में, जब से सरदारों के ऊपर वो आंदोलन हो गया था। सिख समाज के कई लोगों को बेचारे जो दोषी नहीं थे उनको भी उसमें मारा, इंदिरा हत्याकांड में। ये सब उसके बाद से सारी चीजें चली। वो गांधी ने किया। उसके बाद ना वो विचार था ना, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, सब गांधी परिवार ने इस देश को लूटा और अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, तो ये सब ढोंग है सर, राजनीति के चक्कर अरे में अब अरे जोड़ना मैं पड़ा। बोलने को पूरा मौका मिलेगा। तुम बिल्कुल आगे से पीछे तक आ जाना। तुम महात्मा गांधी से राहुल गांधी तक आ जाना, ठीक है? खूब आलोचना कर लेना। तो इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का क्या रोल था? इंदिरा जी की हत्या में गांधी जी का रोल नहीं था। हाँ। पर इंदिरा जी की हत्या में सिख समाज के युवाओं को क्या रोल था? सिख समाज को मारने लगे, घर जला दिए सिखों के। गलत है ना ये तो। हाँ, तो ये किसने कहा कि सिख विरोधी दंगे सही है? सिख विरोधी दंगे सही कहाँ है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो किसी ने जस्टिफाई नहीं किया ना। कौन जस्टिफाई? पर उनको सजा, जिन्होंने इंदिरा गांधी पे जो गोली चलाई उनको आप पकड़ते, उनको सजा देते हैं। सभी सिखों के घर जला देना गलत कई सारे, ये गलत है। तो इसका महात्मा गांधी से क्या संबंध है? महात्मा गांधी ने तो देश बांटा ना, मैं तो इंदिरा गांधी से बता रहा हूँ। ये महात्मा गांधी ने तो देश को अलग, अच्छा, वहाँ पाकिस्तान से अलग उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान उन्होंने बना दिया। एक एक हरकत सबकी बता रहा हूँ, गलत गलत, एक वहाँ से हरकत गलत, एक यहाँ से हरकत गलत। और राहुल गांधी जी पे तो मैं बात करना चाहता नहीं उससे, और वो फेमस हो जाते हैं। उससे फेमस हो जाते हैं। क्या पढ़ाई करते हो आप? बैचलर इन सोशल वर्क कर रहा हूँ। आगे क्या करोगे? पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, सर पहली बात, जैसे भाई ने बताया, ABVP की ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं। मैंने अपने विचार बताए। हाँ, ओके ओके। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं? नहीं सर, मतलब मैं, हाँ, इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ, परंतु तो आप इनसे सहमत हैं? ये कह रहे हैं गोडसे को ठीक नहीं सर, सहमत नहीं है हम। ये तो आपकी विद्यार्थी परिषद की सहमत नहीं है। ABVP की विचार नहीं बता रहा हूँ आपको, मेरे पर्सनल विचार है। ABVP ने, मैंने आपको बताया, ABVP में बीजेपी के भी अच्छे काम करते हैं, कांग्रेस समर्थक भी काम करते हैं, जो राष्ट्रवादी बात करते हैं वो सारे वहाँ ABVP संगठन में पर काम आप तो हिंसावादी बात कर रहे हो। आप तो गोली चलाने का समर्थन कर अपने रहे हो। विचार है ना भाई साहब। हाँ, तो भाई मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ABVP के विचार नहीं है, मेरे अपने विचार है। हाँ, क्योंकि उन्होंने संगठन का नाम लिया था स्टार्टिंग में, इस वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। हम नॉन वायलेंस का समर्थन करते हैं, गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं। देश में सभी लोगों की हम विचारधारा को मानते हैं। जो राष्ट्र हित में विचारधारा सबकी मान सकते हैं, हर एक में हर अच्छे अच्छे गुण होते हैं। गांधी जी में भी अच्छे गुण है, वीर सावरकर में भी अच्छे गुण गांधी जी है। के बुरे गुणों पे बात कर रहा हूँ। नहीं, तुम जैसे मैं अभी वहाँ कह रहा था ना कि कोई भी आलोचना के परे नहीं, जब मैं इनको कह रहा था। लेकिन इस चीज़ से तो मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि गोडसे ने गांधी को गोली मार के ठीक किया। ये गलत है पूरी तरह से, ठीक है? आप समर्थक हो सकते हो, है ना?
इसका कारण ये भी है। और देखिए यही लोकतंत्र है कि आप चूंकि गोली नहीं चला रहे हो, आप समर्थन विरोध कर रहे हो, तो आप एक लोकतंत्र में ये गुंजाइश रहे, ठीक है, कि हम एक दूसरे का सर ना फोड़ें, लेकिन सर फोड़ रहे हैं तो फिर वो कानून का उल्लंघन है, ठीक है। गोली मारना कहीं से सही नहीं है। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत है? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? नहीं, अब कोई आज चिटपुटिया चल रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना, आपने हिंसा का विरोध किया ना, तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली आखिर कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसके साथ गांधी और कसाब एक जैसे हैं। पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, पर कसाब ने वहां से आके देश वालों को मारा। अच्छा एक सेकंड, नाम क्या आपका? दीक्षांत पाटीदार। कितने लोग दीक्षांत की इस बात से सहमत हैं कि गांधी और कसाब एक जैसे हैं? कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी सहमत नहीं जी, कोई सहमत नहीं है तुमसे? दिक्कत नहीं, मैं अपने पॉइंट्स नहीं बदलूंगा। पर बिल्कुल मत बदलो, तुम अड़े रहो। हाँ पर सर ये विचारधारा बदलने की जरूरत है सर, क्योंकि हम गांधी को कसाब को एक मान रहे कभी भी नहीं हो सकता सर। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस फॉलो किया है वो आम आदमी कर ही नहीं सकता है, उसमें एक बड़ी तपस्या की जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ एक गाली हमको कोई देता है हम फटाक से लपड़ा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांधी जी ने नॉन वायलेंस की प्रैक्टिस की, उसमें बहुत आध्यात्मिक बल की जरूरत है सर। इस विचारधारा से हम कतई से थोड़ा पढ़ो यार, जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? आप हाँ क्या भटक रहे थे? 2 लड़कियों को लेके, क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? हाँ, ये जो फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी। तो ये बताओ फिर तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? यूज कर रहे हैं। सर मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा। नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है। 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए, तो आपका विरोध रहता है इन सबसे? नहीं, इनसे नहीं रहता सर, इनसे विरोध नहीं है। किसी और व्यक्ति की सोच में नहीं बदल सकता ना। हाँ, पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है। तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी है। हम गांधी विरोधी है। नहीं, गांधी विरोधी होने में क्या दिक्कत है? गांधी विरोधी होना और गांधी हत्या को जायज ठहराना तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जी क्या बोल रहे हैं ये? सर वो उनका पॉइंट है, मैं उनके पॉइंट में कोई ऑब्जेक्शन। आप सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ, पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहती हूँ। बस ये है कि गांधी जी का इंडिपेंडेंस में काफ़ी सहयोग रहा है भारत को, और जो नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस मूवमेंट भी गांधी जी ने ही चलाया था, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी पॉइंट से सहमत तो नहीं हूँ। इनके या उनके? नहीं, इनके। सर ऐसा है कि भाई की विचारधारा से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जिस तरह इन्होंने भारत तोड़ने की बात की गांधी जी के ऊपर, गांधी जी वो आदमी थे जब उस टाइम पे उनके पीछे इतनी जनता चलती थी, लोग इतना विश्वास करते थे, वो आदमी देश कैसे तोड़ सकता है? लोग ऐसे ही थोड़ी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। और रही बात जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स और इंडियन में जो विभाजन हुआ था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से यूनिटी हुई थी, तभी जो उनका वडोदरा में स्टैचू हुआ, दैट इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसी रीजन से उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो रियासतों में देश बटा हुआ था वो सब एक आए, उनके रीजन से कहीं ना कहीं वो एक हुआ था तभी। और कमाल देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी को मानते थे। वो नहीं कहते थे कि गांधी को ठीक गोली मारी गई है, पर वो उनकी राय है। आपकी राय तो गजब है। आप हमारा इस बार का इंदौर का हासिल हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ब्रिटिशर्स थे जिनने हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा, और आजकल ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, इन सब के लिए एक ही चीज़ है, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि बांट देते हैं। हर मुद्दे को उस तरीके से ले जाते हैं, जबकि सबको पता है कि जब विभाजन हुआ था तो जिन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था सिर्फ वो गांधी जी ही थे, क्योंकि उनको इस चीज़ से बहुत दुख हुआ था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक ही देश में रहे, साथ मिलके रहें। अच्छा, और क्या मुद्दा है इस चुनाव में? सर मैं गांधी जी फेवर में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने ना पीस, हमको पुरानी हिस्ट्री छोड़ के हमको उनके पीसफुल जो तरीके थे, अहिंसा, उसको मोदी जी जिस तरह बढ़ा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। सभी नेताएं आए, सभी देश के नेता, और उनके श्रद्धांजलि दी गांधी जी को। तो ये पीसफुल वे हमको उनका लेते हुए आगे चलना चाहिए। हिस्ट्री में जो भी हुआ उसको भूल कर उनका अच्छा ही जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, पीस, उनने अहिंसा दिखाई। नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई गांधी एज अ पॉलिटिशियन आप क्रिटिकली इंगेज करो। आप बोलो कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं, उस चीज़ से सहमत नहीं। मुझे बहुत अचरज होता है जब कोई किसी भी किस्म की इस तरह की हत्या को, अपराध को, क्रूरता को जायज़ ठहराए, तो इसलिए आई वाज सरप्राइज। सर मैं गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी हैं वो यदि इंसान रिसर्च करता है तो रिसर्च एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, और गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में अपने पर रिसर्च किया है
और ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक यदि नीम की पत्ती की निबोली को जिस व्यक्ति ने जो सोचता है कि नेचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता है। ये गलत है, जिसको मैं कभी सहमत नहीं देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी गांधी सहमत नहीं होते विभाजन के फैसले से, इसीलिए वो किसी उत्सव में भी शामिल नहीं हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन तक गांधी की फोटो रखते थे। जो शांति का इतना बड़ा पुजारी हो सकता है, वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता। पॉलिटिकल इलिटरेसी है। पॉलिटिकल इलिटरेसी। जी सर, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है क्योंकि हमारे यहाँ भले 70% 80% लिटरेसी रेट चला गया है, लेकिन उसका कारण ये है कि पॉलिटिकल इलिटरेट हम कहीं ना कहीं अभी भी है। जो लोग इंडिपेंडेंस एक्ट, माउंटबेटन प्लान जैसी चीज़ों को ना पढ़कर, हमारे एक प्रोफेसर है सत्यम साम्राट आचार्य सर, तो उन्होंने थेसिस लिखा है, उनका PhD इसी पर हुआ है, गांधीवाद और इस चीज़ पर। उन्होंने 50 बुक पढ़ी, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि गांधी का नाम मजबूरी नहीं, गांधी का नाम मजबूती है। ये उन्होंने कहीं ना कहीं इतना रिसर्च करने वाला। और आजकल हम एक बुक नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा सा कहीं इधर उधर से ज्ञान बटोर कर हम इस तरह के इतने बड़े लीडर्स पर टिप्पणी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हास्यास्पद भी लगता है। सर बाकी चुनाव का एक मुद्दा सर OBC आरक्षण का है, क्योंकि काफ़ी लंबे 5 साल से उलझा पड़ा है। उसकी वजह से तमाम सेक्टर के लोगों को, तमाम जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये मुद्दा सुलझाया नहीं जा रहा है और दुर्भाग्य से सर कोई मीडिया वाला भी हमारी बात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। सर OBC ना, ये मीडिया है। हाँ सर, लाइक अब हम आपसे रूबरू हुए हैं तो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले कोई मीडिया वाला सर, हमने बहुत बार 2-3 बार हमने जब इंदौर में आंदोलन करने की बात करी, आप आए थे। अपना विषय बताइए। हमारा विषय सर OBC आरक्षण का है। OBC आरक्षण का मुद्दा पॉलिटिकल रीजन की वजह से सोल्व नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से सर हमको एग्जाम, मतलब जो हम जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्तियां नहीं हो रही ज़्यादा। नाम क्या आपका? अनिल नागर सर। अनिल, एक्सप्लेन करो पहले क्या है OBC आरक्षण का मुद्दा। सर 2018 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस सरकार आई थी, तो OBC को मध्य प्रदेश सरकार में 27% आरक्षण देने के लिए विधेयक पास हुआ। सर वो उसके बाद हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। अब हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए सरकार की तरफ से तथ्य रखे जा रहे थे, परंतु वो मुद्दा अभी तक सेटल नहीं हुआ है और उसके बाद सरकार का परिवर्तन हो गया मध्य प्रदेश में, तो वो मुद्दा आज भी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। वही कारण है MPPSC भी अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है उसकी गाड़ी, लगातार 5 साल से बढ़ती है। तो सर वो एक मुद्दा हमारे लिए अभी बहुत बड़ा है, परंतु सब सरकार सर वेलफेयर स्टिक होती है, हर सरकार आती है जो लोगों के बीच में जाकर काम करती है, परंतु ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति की वजह से दबा दिए जाते हैं, तो ये मुद्दों का सोल्यूशन जरूरी है सर। OBC रिजर्वेशन का मसला सोल्यूशन। हाँ, एक तो बात भाई ने बोली कि हिंदू मुसलमान समाधान होगा, हिंदू मुसलमान से समाधान होगा, पर हर आज राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुसलमान को लेकर ही आगे बढ़ रही है। उसने तो उसी में तंज कसा। ये कहा था कि सर अभी हम देख रहे हैं कि राम मंदिर भी MP के चुनाव में एंट्री कर रहा है, तो राम मंदिर तो है वो सबका है, मतलब राजीव गांधी उसको लेके आए थे उस पे, और ये कोर्ट का फैसला है, तो इस पर मेरे ख्याल से राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है राम मंदिर बनने का। यहाँ पर भी देख रहे हैं राम भगवान के खिलाफ 500 सालों से हमारे भगवान तंबू में रह रहे थे, जब किसी को वो नहीं था। आज बोलते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? 500 सालों से जिसने हमें जन्म दिया, जो हमारे आराध्य है, वो तंबू में रह रहे हैं, तो आज हम उनका जश्न मना रहे हैं, उनके आराध्य देव का कुछ मनाएंगे तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? और एक और ये बोलते हैं कि मंदिर किसी को खाने के लिए नहीं देता, तो टेम्पल इकोनॉमी करके आप सर्च करना गूगल पे, 2014-16 का रिकॉर्ड आएगा, कम से कम 3 से 3.5 लाख करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी है। और आज भी देखोगे तो जो कॉरिडोर बने, महाकाल कॉरिडोर हो गया, आपस में लड़ो, मैं चला जाऊँ फिर लड़ो ना, भाई की बात सुनो। महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, तो इससे क्या टूरिज्म भी डेवलप हो रहा है और जो टेम्पल इकोनॉमी है वो रिवाइव हो रही है। आप जैसे कि मेले हाट जो हमारे पुराने ज़माने से लगते आ रहे हैं, तो ये क्यों होता है? किसी गांव की और किसी प्रदेश की टेम्पल इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। अभी आपको सुनने में आएगा बागेश्वर धाम जी की एक कथा हुई थी, यहाँ पे एक गांव में 3 से 4 दिनों में 25 करोड़ का कारोबार हो चुका है। तो उस गांव की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये पुराने ज़माने से चलते आ रहा है हमारे यहाँ। तो ये जो बोलते हैं कि मंदिर खाने को नहीं देता, मंदिर बेरोजगारी नहीं देती है, तो ये सब बहुत सारे महाकाल लोग का ये बोल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उसमें भी घोटाला हुआ था। जरा सी आंधी हवा आई तो मूर्तियां वहाँ टूट गई, और ये इस पर राजनीति करते ही हमने देखा जो 15 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, उस दौरान वो बिल, मतलब वो पास हुआ था वहाँ पर कार्य का, जो महाकाल लोग है उसका, कमलनाथ सरकार। जो लोग राम को ही काल्पनिक बता रहे थे, महाकाल लोक पे क्या? महाकाल लोक में मूर्तियां टूटी, सबकी विश्वास थे, क्योंकि वो आंधी, आप शायद मध्य प्रदेश में थे या नहीं थे, वो आंधी ऐसी थी कि उसमें बड़े बड़ों के घर उड़ गए थे। ठीक है, उसमें घोटाला हुआ होगा, मानने में आया उसमें बहुत घोटाला हुआ होगा, पर जो दूसरे कार्य हो रहे उसमें क्या हुआ? या राम मंदिर बन रहा है, कुछ घोटाला हुआ है उसमें? क्या है जो कॉरिडोर ना हो, इस वजह से वो पत्थर की मूर्तियां नहीं थी, वो और दूसरी मूर्तियां थी। जब तक वो पत्थर की मूर्तियां कंप्लीट होती, उनको रिप्लेस करके वहाँ पर पत्थर की मूर्तियां रखाना था। अच्छा बताइए, कितने लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं? किसान, क्या मुद्दे हैं किसान परिवारों के?
किसानों के मेन मुद्दे हैं जो किसानों की जो फसलें बर्बाद होती है तो फसलों में जो बीमा मिलना चाहिए वो सरकार तो उस पर हाँ कर देती है, बीमा मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनियां कहीं ना कहीं पीछे कदम हटा लेती है। बीमा कंपनियां कई बार बहाना बना देती है कि फसल आपकी पूरी बर्बाद नहीं हुई है, 30% 40% कहीं बहाना देकर और सरकार को भी उलझा देती है। सरकार आज भी कोशिश कर रही है, सरकार ने भी कई बार ऐसा कहा है कि बीमा कंपनियों को हमने 4 से 5 बार बोल दिया है। जैसे अभी 2018 में खातेगांव गन्नौद से लेकर और होशंगाबाद तक सोयाबीन की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी, उसमें सर्वेक्षण भी हुआ था। सर्वेक्षण होने के बाद बीमा कंपनी ने बोला था कि 3 महीने के अंदर बीमा डालेंगे। सरकार की तरफ से जो प्रीमियम जो जाना चाहिए वो प्रीमियम चला गया, लेकिन बीमा कंपनी बीमा नहीं डालती है, तो इस पर सरकार को कुछ न कुछ फसल बीमा को लेकर बहुत शिकायतें, फसल बीमा को लेकर जो पोलिंग बीजेपी आ रही है वहाँ पर कांग्रेस ने बीमा नहीं दिया है। मतलब जिस जगह पर एमएलए अपना कांग्रेस का है और गवर्नमेंट अपनी एमपी में बीजेपी की है, तो वहाँ उस एरिया में बीमा नहीं पहुंचता सर, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होती। कांग्रेस के ये उल्टा बता रहे हैं आप, उल्टा। मैं 1.5 साल का टेन्योर बता रहा हूँ आपको। जब उस 1.5 साल के टेन्योर में जहाँ पर कांग्रेस अपनी पोलिंग आ रही है वहाँ पर उन्होंने बीमा नहीं दिया है, या दिया है तो कुछ भी उन्होंने लेट किया या डिले किया, उन्होंने काफ़ी परेशान किया है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट रिप्लेस हो गई थी और शिवराज सरकार ने वो पेमेंट किया था। सर एक और यूरिया खाद है, फर्टिलाइजर्स में डीएपी वेपी में इतना घोटाला होता है। 267 रुपीज़ एमआरपी रहती है, लेकिन वो मार्केट में 400 500 600 तक बिकता है सर, क्योंकि उसका ब्लैक मार्केट किया जाता है, उसको स्टॉक किया जाता है, जिस टाइम उसको प्रोवाइड करना है उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, फिर उसको ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। सर एक कॉन्सेप्ट आया था नीम लेपित वाला, उसमें क्या होता है कि यूरिया खराब हो जाता है, 3-4 महीने में ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, फिर भी कालाबाजारी रुकी नहीं। उसका रीज़न ये है कि 1 बीघे में डलता है 2-3 बोरी, लेकिन प्रोड्यूस होता है वो एक ही बोरी होता है, तो वो कमी तो आएगी सर। लिक्विड फर्टिलाइजर आ गया है आजकल। लोगों को किसानों को ये समझना चाहिए कि जो सरकार साइंटिफिक तरीके से जो एग्रीकल्चर में कुछ लाने का कर रही है, जैसे कि फर्टिलाइजर भी आजकल लिक्विड आ गया है। किसान 1 बोरी लेके जाता है वहाँ से कंट्रोल में से, 1 बोरी खेत में लेके जाएगा और 1 लीटर की बॉटल लेके जाएगा, उसमें बहुत फ़ायदा है। पर आजकल जो किसान ड्रिप इरिगेशन कर रहा है उसमें बाकायदा यूरिया चला रहा है, वो लिक्विड वाला। तो ये सोचना चाहिए, नौजवान खड़े हैं यहाँ पे, युवा खड़े हैं, कृपया कुछ करके खेती में भी साइंटिफिक खेती करें तो उससे अच्छा फायदा मिलेगा। भैया गवर्नमेंट ने अपना एक अलग रेशियो सेट कर रखा है कि आप इतने में एनपीके यूज़ करिए। किसान जो है, हम खुद किसान है, बट हम थोड़े से लालच के लिए उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि शॉर्टेज पड़ गई है, तो वो हमारी खुद की गलती है। अगर हम लोग उस चीज़ को सुधारेंगे नहीं तो आने टाइम में शॉर्टेज होने है। और सब लोगों की गलती, सरकार कोई गलती नहीं है। इसके लिए अपन खुद इन्वॉल्व हैं, आप लोग खुद कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अपन ज़्यादा मात्रा में अगर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, सॉइल उस चीज़ को आगे टाइम के बाद वो फर्टाइल नहीं हो पाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी अपना एक रेशियो सेट कर रखा है। आप जो बोल रहे हैं प्राइस बढ़ गई है, उसका रीज़न ये है ताकि आपका भला हो सके, ताकि आपकी सॉइल लंबे टाइम तक फर्टाइल रह सके। पंजाब इसका उदाहरण है। जो रेशियो हमारे यहाँ पे यूरिया में एनपीके का, वो पंजाब में कम से कम 3 गुना है। इसलिए उर्वरक आसानी से उपलब्ध नहीं कराई जा रही ताकि पंजाब जैसा हाल ना हो। उर्वरक क्यों नहीं आसानी से उपलब्ध हो रही है? वो काला बाजारी की बात कर रहे हैं। अरे सर आप ये ब्लैक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मेरे भी 12 बीघा खेती है मेरे यहाँ भी। क्या नाम है आपका? चारुल पाटीदार। आप इतने नाराज क्यों हैं? नहीं, ये बच्चे जो बोल रहे हैं। बच्चे नहीं, 1 सेकंड, बच्चे नहीं, नौजवान हैं। पॉइंट 1। दूसरी बात, जैसे आपकी बात सुनी जा रही है उनकी सुनी जा रही है, आपका अलग अलग पक्ष हो सकता है, तो इसमें उखड़ने की क्या बात है? हाँ सर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। दोनों पार्टियों को मिलकर इस पर एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिससे और एमएसपी पे पक्का कानून बनना चाहिए कोई सी भी पार्टी। और दूसरी तरफ मैंने पहले बीजेपी भी सवाल उठा, कांग्रेस पे उठा रहा हूँ कि जिस कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट का विरोध करा, कालेलकर कमीशन का विरोध करा, और मंडल का भारी तो समर्थन करा, पर अंदर से कहीं ना कहीं विरोध कर रही थी, वो कांग्रेस आज पलटी मार के कास्ट सेंसस का समर्थन कर रही है। कांग्रेस से भी सवाल है मेरा। सर अभी फिलहाल तो एमपी में अच्छे व्यक्ति और अच्छे विचारधारों की राजनीति की ज़रूरत है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी सर, तो मैं एमपीएससी से इससे रिलेट करता हूँ कि 2016 में एमपीएसआई की भर्ती आई थी, उसके बाद एमपीएसआई की सर भर्ती नहीं है। उसके अलावा सर मेरा एक मित्र था सर, वो पटवारी की तैयारी कर रहा था 3 साल से सर, बड़ी मेहनत से सर उसने एग्ज़ाम पास हुआ, बट उसका फिर वो घोटाला हो गया और सर अभी जब से उसका रिजल्ट आया तब से वो डिप्रेस फील कर रहा है। सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये युवा जो है ये उसके साथ नहीं रहेगा। सर मैं यहाँ पे तुम अपनी सरकार के खिलाफ हो? ठीक है ना, हम सरकार में विरोध सबसे ज्यादा मैं बीजेपी की सरकार को समर्थित हूँ, पर जहाँ विरोध होता है विरोध उपदेश करवाता हूँ, क्योंकि मैं भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तुम्हारे अपने हित आए, किसानों को ज्ञान दे रहे हो, एमपीएससी में आया तो तुरंत हाँ सरकार ने गड़बड़ की। किसानों में भी बहुत सारे बताओ शिवराज सरकार को एमपीएससी में क्या सुधार करने चाहिए? करना चाहिए सुधार बहुत सारे। आप 27% का जो आरक्षण लागू करके जो कमलनाथ सरकार बैठी थी, वो
कोर्ट के कारण आज कोर्ट में 14 से 27 2019 के बाद के बच्चों की नियुक्तियां नहीं हुए। पॉलिटिकली ये मुद्दा उठाना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी फैसला आना चाहिए कि 27 देना है या नहीं देना है। हाँ, ये बार बार आपकी तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं? आप किनके प्रवक्ता हो? बोलना था तो वो लोग। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम नीलेश चौहान है। हाँ, क्या बोलना है? मैं सर युवाओं के मुद्दों को ऊपर लाना चाहता हूँ कि किसी की भी सरकार बने, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उससे कोई मतलब नहीं। सारे नेताओं को जो मुद्दे हिंदू मुस्लिम इस पे राजनीति करने के साथ में युवाओं के मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। एमपी में अगर हम अभी देखेंगे तो बेरोजगारी अपने चरम पर जा चुकी है सर। तो सर बेरोजगारी को लेकर सर मतलब एमपी को ऐसा कोई नया इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है सर। अपने आसपास के जो राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उनसे सीखना चाहिए कि उन लोगों ने कैसे हर सेक्टर में, जैसे सॉफ्टवेयर में जैसे बेंगलोर पुणे से सीखना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पाया इंडस्ट्रियलाइजेशन? सर ये सर पॉलिटिकल विजन नहीं है सर। मेन है कि जो इसके अंदर लीडर्स है, जो बड़े लीडर्स हैं, उनमें विजन नहीं। जैसे सर आईटी पार्क है इंदौर का सर। हाँ, पॉलिटिकल विजन नहीं है ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मध्य प्रदेश है जो 7 बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुका है अभी तक। और इस बारे में अगर हम देखा जाए तो कृषि में हमने बहुत ज़्यादा उन्नति की है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है। जी सर, औद्योगिकीकरण की बात हो रही है जिससे रोजगारों का सृजन हो। सर शोर के कारण सर मुझे एग्रीकल्चर के बाद में सर इंडस्ट्री की बात हुई सर, उसके लिए भी सर बहुत ज़्यादा कार्य किया गया है सर। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो आउटपुट है सर वो हमारी वार्षिक जो ग्रोथ है उसमें सबसे ज़्यादा रहा सर। 28% तक हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रहा है। इसके अलावा सर इंडस्ट्री बनाने के लिए सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि रोडवेज़ सर वो 2003 तक सर 60,000 किलोमीटर तक ही था, जबकि सर अभी 2023 तक सर वो 4,10,000 किलोमीटर तक हो चुका है। क्या दायित्व है संगठन में तुम्हारे पास? जी सर। क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट है, आपके दोस्त हैं? हाँ जी सर, पॉलिटिकल साइंस। और सर इंडस्ट्री के क्षेत्र में चलिए अभी थोड़ा सा हाँ कोई और इससे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये कहना चाहूँगा कि सर वो बात तो सही है, अवार्ड जीता, लेकिन मजे तो सब दलाल और बड़े किसान ले रहे हैं। छोटे किसानों से सस्ते दामों पे फसल खिला के खरीद के ऊपर महंगे दामों पे बेचा जा रहा है, दलाल ले रहे हैं। ये आप भले इससे अलग मैं बात कर रहा हूँ जी, बस अलग, उसके बाद क्लोज करेंगे सर। मतलब जो पॉलिटिक्स चल रही है हमारे स्टेट में, तो ऑपरेशन लोटस जैसे बीजेपी चला देती, कोई भी सरकार जनता तय करती है कि हम किसको चुन रहे हैं। जैसे 2018 में कांग्रेस को चुना गया था, तो वो सरकार चलनी चाहिए। हमें ये तानाशाही मतलब एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी में एक डिफरेंस होना चाहिए। और सर जैसे MPPSC का सवाल है, तो कम से कम सर साइकिल जो होती है MPPSC वो तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। समय से चुनाव हो, जैसे ये जरूरी है वैसे ही जरूरी है कि समय से इम्तिहान हो। आप ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं जिसमें हमारे साथी विकास, कुलदीप, सोनल, अभिनव और भी इसमें साथी जुड़ेंगे। लगातार आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ और दीपेंद्र मिजोरम से। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आगे हम तेलंगाना भी कवर करेंगे उसका हाल। बने रहिए हमारे साथ, शुक्रिया।